बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा आज का काम नहीं नहीं वैसे हमारा आज का काम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल को समझना और थोड़ा सा आइडिया लेना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारे मामलात असल में होते क्यों हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपके सिलेबस में जो एएस में है, ठीक है, इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल एक ही है, कंटिन्यूस वेरिएबल एक ही है। और इस कंटिन्यूस वेरिएबल में मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो हम उस डिटेल में आज नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक स्केच मैं बता देता हूँ कि मामला क्या है। मामला ये है कि असल में आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिस्टोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिस्टोग्राम डेवलप करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिस्टोग्राम में से आप एक कर्व डेवलप करते हैं। और ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, राइट। दैट एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी। अब यकीनन ये सेटिस्फैक्टरी कमेंट नहीं है, इस वक्त आपको समझ नहीं आई होगी ये बात कि एरिया अंडर कर्व और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मेरी मुराद क्या है। असल में m/n ये बेसिक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा है कि जो कंटिन्यूस डेटा होता है ना, उसका हम पहले, जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, हम पहले उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेवलप किया जाता है हिस्टोग्राम। प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों ये m/n जो डिस्क्रीट वेरिएबल वाली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, ये एरिया ने क्यों ये अप्रोच चेंज करता है एरिया, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि मैं आपसे कहूँ कि यार एक लेंथ है इंसेक्ट की, वो 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि x = 3 क्या होगी। तो x = 3 की प्रोबेबिलिटी आप कैसे बताएंगे? 3 इज़ वन नंबर आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 6? 6, 7 नो, इनफाइनाइट, क्योंकि लेंथ 1 और 6 के दरमियान का कोई भी नंबर हो सकता है। 1.02 भी तो लेंथ हो सकती है, 1.002 भी तो लेंथ हो सकती है। इवन आप ये नहीं बता सकते कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स हैं। तो बात ये है कि ये m/n यहाँ पे काम नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होंगे, इसका बहुत सारा डेटा डेवलप करेंगे। हम बहुत सारा डेटा डेवलप करेंगे कि जो लेंथ है वो 1 से लेकर 2 तक, फॉर एग्जांपल आ गए 10 इंसेक्ट, फिर 2 से लेकर 3 तक आ गए मे बी 15 इंसेक्ट। इस तरह से आपने बहुत सारा डेटा डेवलप किया और लेट से ये तकरीबन कोई 1000 का डेवलप कर लिया। तो 1 और 2 के दरमियान की आप ये एक फ्रीक्वेंसी डेवलप करते हैं कि भाई 1 और 2 के दरमियान हो, इस बात की एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो डेवलप कर लेते हैं कि जनाब ये 10 आउट ऑफ 1000 है। इस तरह से आप ये एक डायग्राम डेवलप करते चले जाते हैं। यू कीप डेवलपिंग दिस डायग्राम, जिसमें ये एरिया प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी होता है, जिसको फिर एक कर्व बना लिया जाता है, राइट। तो ये वजह होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिस्टोग्राम से एरिया डेवलप करके उसको प्रोबेबिलिटी उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बेसिकली 1 से लेकर 6 तक नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। तो ये m/n वाली डायरेक्ट अप्रोच काम नहीं आती। तो इसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और डेटा कलेक्ट करके फिर हम जो है ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वेल, हम क्योंकि आज थोड़ा जल्दी में हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। हमारा आज का काम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को समझना है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ रफ एक्सप्लेनेशन कि हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसमें एरिया क्यों आ जाता है प्रोबेबिलिटी में, ये इस बात का एक सिंपल सा स्केची इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इस स्केची इन्फॉर्मेशन को हम फ़िलहाल मिटा देते हैं। ये अच्छे तरीके से कैसे मिटेगा भैया?
ये ऐसे मिटेगा। Done? चलो अब आ जाओ मेन कहानी पर। एरिया अंडर कर्व वैसे तो इंटीग्रेशन से भी निकल सकता है, लेकिन पहले तो एक चीज़ ये समझो कि एक वेरिएबल है z, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ये स्टैटिस्टिशियंस का अपना बनाया हुआ एक वेरिएबल है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिशियंस का अपना बनाया हुआ एक वेरिएबल है, और ये ऐसा वेरिएबल बनाया गया है कि जिसमें मीन जो है वो 0 है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है, ठीक है। और इसका जब ग्राफ बनाया जाएगा, इसका जब ग्राफ बनाया जाएगा, सॉरी, तो वो इस तरह से बनाया जाएगा कि ये एक ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, इसके जो मीन है वो 0 बीच में है, और ये अपनी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट पर है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पर है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपने मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन 1 यूनिट है, तो ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट पे गया है और ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पे गया है, ठीक है। और ये एक सिमेट्रिकल ग्राफ है। अब इस का सिमेट्रिकल होना और ये जो शेप होना, ये जो एरिया है, दिस एरिया is representing probability, ठीक है। अच्छा, अब ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपने P1 में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन के ज़रिए भी आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो कर्व है, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, इसकी अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊँ ना, तो वो इक्वेशन ये है 1/सिग्मा इंटू रूट 2 पाई इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब बात ये है कि P1 एस तक की नॉलेज आपको इजाज़त नहीं देती है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करना है। आपने बड़ी बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ी है, सो अब इसका तो काम हमारे पास है नहीं अब, क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो इसका स्टैटिस्टिशियंस ने क्या किया, एक टेबल बना दिया। ये जो टेबल आपके सामने है, इस टेबल में इंटीग्रेट करके एरिया लिख दिया गया है, और हम इस टेबल का इस्तेमाल करके, ये एग्जामिनेशन में आपको मिलेगी, इस टेबल का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। लेकिन इस टेबल को समझना ज़रूरी है, इस टेबल को समझना ज़रूरी है। ये जो टेबल है, इसमें जिस पैटर्न पर ये एरिया मौजूद है, जिस पैटर्न पर ये एरिया मौजूद है, उस पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एरिया z लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। ये इसका पैटर्न है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना नोट करने वाली, वो ये है कि इसमें एरिया किस फैशन से गिवन है। एरिया किस फैशन से गिवन है? एरिया इस फैशन से गिवन है कि z लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और एक इस फैक्ट को कि ये सिमेट्रिकल है। सर ये जो आपने एरिया वो किया शेड किया है, हाँ। लेस देन 1 ना,
ये लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से मे बी दिस इज़ 1.2 समथिंग, सही है। तो ये 1.2 से लेफ्ट साइड पर एरिया मिल रहा है आपको। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि z की जो प्रोबेबिलिटी आप वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं ना, वो लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि ज़ीरो के राइट पर हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़। इन पॉजिटिव वैल्यूज़ से लेफ़्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये मजबूरी है इस टेबल की, यही इसका पैटर्न है। जेड ही क्यों लिखा है? z जेड ही क्यों होता है? z नाम है इसका। मैं इसका नाम a रख सकता था, b रख सकता था, c रख सकता था, व्हाटएवर। z इज़ अ नेम ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, राइट। अच्छा, ये जो डिज़ाइन किया गया है, इसकी शेप है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि दुनिया में ज़्यादातर डेटा इसी पैटर्न पे मौजूद होता है। मतलब ज़्यादातर डेटा की अगर मैं ये निकालूँ ना, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनाऊँ और फिर उस पर ये प्रोबेबिलिटी का एक कर्व बनाऊँ, तो उसका शेप मोर और लेस ऐसा ही बनेगा। दुनिया में ज़्यादातर डेटा इसी शेप में मौजूद है, इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़े काम की चीज़ है। अब आ जाओ इस एग्जाम्पल पे, हाउ टू यूज़ दिस टेबल। सर बट एक चीज़ तो बताएं, लेस देन इक्वल्स टू 1 बोला, लेस देन इक्वल्स टू 1 बस समझ गया। चलो, जैसे मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल 1, मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी बताओ z लेस देन इक्वल्स टू 1.23 मे बी 4, राइट। 1.23 देखो सर कि ये आपने टेबल इस्तेमाल करनी है, सही। अब इस टेबल के जो मेन पार्ट्स हैं ना, ये जो इसमें है, अब ये जो 0.0 ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लेफ़्ट है, ये जो है, ठीक है, ये सब कुछ ये फॉर द फर्स्ट अप टू फर्स्ट डेसिमल वैल्यू ऑफ z के लिए है। और यहाँ जो 0 से लेकर 9 तक है, ये फॉर द सेकंड डेसिमल वैल्यू ऑफ z के लिए है। और ये ऐड वाला जो कॉलम है, ये जो ऐड वाला कॉलम है, ये थर्ड डेसिमल वैल्यू ऑफ z के लिए है। इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी कहा, वो आपको समझ आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1.234 से लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो होगा क्या। मैं अगर डायग्रामेटिकली इसको समझाऊँ तो इसका मतलब ये है, मुझे पता है कि 0 है बीच में, 1.23 लाजमी 0 के राइट पे ही कहीं होगा, 1.234 ऐसा। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए इससे लेस देन की, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इससे 1 से माइनस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो पैटर्न है। लेस देन इक्वल्स टू 1.234 मतलब लेस, मैंने आपसे क्या कहा, टेबल किस लिए डिज़ाइंड है, टेबल ऐसी डिज़ाइन है लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपको पता है कि ये 1.23 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इससे लेफ़्ट साइड का ही एरिया देगी हमेशा टेबल। इसीलिए टेबल पे अगर आप नोटिस करो तो एक 0 के राइट साइड पर एक नंबर बना हुआ है और उससे फिर लेफ़्ट साइड पे शेडिंग हुई हुई है, जो इसी बात को इंडिकेट करती है कि दिस ऑलवेज गिव्स द एरिया फॉर लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z। और मुख्तलिफ तरह से भी टेबल बन सकती है, लेकिन आप कैम्ब्रिज में यही टेबल आपको मिलेगी एग्जामिनेशन में। सो इसको सीखना ज़रूरी है। अब देखो कैसे होता है। आप पहले देखेंगे फर्स्ट डेसिमल, अप टू फर्स्ट डेसिमल 1.2 1.2 किधर है,
1.2 फर्स्ट डेसिमल यहाँ देखना था, तो 1.2 आपने देखा, ये फर्स्ट डेसिमल से आपकी हो गई ये रो सेलेक्ट, ठीक है। फिर आप आएंगे अगले डेसिमल पे। अगला डेसिमल क्या है? अगला डेसिमल है 3, सेकंड डेसिमल। सेकंड डेसिमल के लिए मैंने आपको क्या बताया? 3 सेकंड डेसिमल 3 था। क्या हुआ इसको? सेकंड डेसिमल 3 था। तो अब इस कॉलम में आप आएंगे और आप देखेंगे ये नंबर बन रहा है 0.8907। इसको आप लिख लें, सही है। आपने पहले फर्स्ट अप टू फर्स्ट डेसिमल देखा 1.2, और फिर आपने सेकंड डेसिमल देखा ये 3। इन दोनों की इंटरसेक्शन, इन दोनों रोज एंड कॉलम की इंटरसेक्शन इस नंबर पे हो रही थी 0.8907 पे। अब 0.8907 आप यहाँ लिखें। अब बारी आएगी थर्ड डेसिमल की। ये थर्ड डेसिमल 4 कहाँ पे देखेंगे? यहाँ देखेंगे। तो ना पता ना, थर्ड डेसिमल वैल्यू ऑफ z यहाँ देखी जाएगी। ये पॉइंट में प्लस, इसमें 4 में यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 7, ठीक है। रो यही होनी चाहिए जो 1.2 ने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रो हमारी यही होगी। अब इस 4 वाले उसमें हमने देखा कि ये यहाँ से अगर आप इस कॉलम को देखते हुए आएंगे नीचे, तो यहाँ 7 आ गया। अब ये 7 जो है ये लास्ट डेसिमल वैल्यू पे ऐड होगा, यानी कि आप 7 यहाँ ऐड करेंगे। तो टेक्निकली मैं कहूँ कि कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, तो 0.0007 ऐड हो रहा है। 0.8914 हो जाएगा। तो 7 7 14 9 8। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8914, यानी 89.14% ऑफ द एरिया यहाँ पे कवर हुआ है। Am I clear? तो ये जो 0.8914 एरिया आया है, ये लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू 1.234 आया है, सही है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि ये लेट्स से एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में अगर सवाल ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या होगी z ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव 1.234। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर 1 से माइनस करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये टेबल दे ही सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू के लिए रहा है। ये टेबल डिज़ाइन सिर्फ इसके लिए था, लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू को कैसे एड्रेस करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू को ऐसे एड्रेस करेंगे कि बेसिकली अगर इसी डायग्राम में देखो तो ये एरिया आपसे मांगा जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन 1.234 का मतलब है 1.234 से राइट पे एरिया ये चाहिए। वो टेबल से नहीं निकलता है, टेबल से लेफ़्ट के लिए वैल्यू निकलती है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, ये एरिया निकालने के लिए 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1.234, जो कि आपने ऊपर निकाला 0.8914। तो हम ये करेंगे 1 माइनस 0.8914, जिसका आंसर आ जाएगा 0.1086, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमने दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ का चक्कर देख लिया, फॉर लेस देन एंड फॉर ग्रेटर देन। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए चक्कर देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1.234, तो अगर डायग्रामेटिकली देखें इसको पहले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि 0 बीच में है और माइनस 1.23 यहाँ कहीं होगा। लेफ़्ट का एरिया चाहिए, इसका मतलब है कि असल में ये एरिया चाहिए। अच्छा है, इसका भी पार्ट। तो अगर आप सोच सको इसको, तो ये माइनस 1.234 वाला जो एरिया है वो असल में इस आंसर के बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डेटा सिमेट्रिकल है ना?
या इसको ऐसे समझो कि अगर मैं आपको पहले ये बताऊं कि अगर सवाल ये होता कि प्रोबेबिलिटी बताइए z ग्रेटर देन इक्वल्स टू अ नेगेटिव वैल्यू, लेट्स से -1.234, इसका मतलब ये है कि आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है, isn't it? अब ये एरिया ज्योमेट्रिकली सिमिलर है इस एरिया के, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल है ना? बात समझ आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू अ नेगेटिव वैल्यू इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू अ वेरी सेम वैल्यू। मतलब -1.234 के आगे जितना एरिया है, एक्चुअली पॉजिटिव 1.234 के पीछे भी उतना ही एरिया था। लेस देन को ग्रेटर देन करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव। यस, मतलब इस बात को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर जैसे आपने ऊपर निकाला था उसको सिर्फ 0.8914, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 0.8914। और नेगेटिव का यस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज लेस देन इक्वल्स टू अ वेरी सेम पॉजिटिव नंबर। मतलब ये -1.234 से आगे जो एरिया था वो +1.234 से पीछे का एरिया होगा। ठीक है, नाउ व्हाट, रश है तो ये सब कुछ तो होगा। एनीवे, तो 0.8914 सही है। अब इसको समझो, अब अगर लेस देन इक्वल्स टू अ नेगेटिव नंबर आपने है, उसे माइनस में क्यों नहीं लिखा? किसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल नेचर। ये इसके बराबर है, हाँ सही है। ठीक है। अब सोचो, लेस देन इक्वल्स टू अ नेगेटिव नंबर, मतलब -1.234 से लेफ्ट पे जो एरिया है ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। इफ यू कैन नोटिस, ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है इस एरिया के, है ना? यानी कि नेगेटिव नंबर से लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो टेक्निकली बराबर है पॉजिटिव नंबर से राइट साइड के एरिया के। ठीक है। अब ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेबल से मिलता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए जैसे ये अप्रोच इस्तेमाल की थी, यही अप्रोच इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1.234, यानी कि ये जो आंसर आया था ऊपर फाइनली 0.1086, दिस एरिया शुड बी सेम। बात समझ में आई? यानी कि हम टेबल को सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव के लिए, और इन दोनों फैक्ट्स को जहन में रखकर कि ये एक सिमेट्रिकल कर्व होता है, हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू भी इसी के ज़रिए आंसर निकालेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन अ नेगेटिव वैल्यू के लिए भी इसी से आंसर निकालेंगे। असल काम यही है। अमन क्लियर है? So that is how we use this normal distribution table. ये आपको एक बात समझ आ गई इस लेक्चर से, वो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ग्रेटर देन या लेस देन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से एरिया कैसे निकलना है, क्योंकि ये एक लाजमी काम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हर सवाल का। अभी और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान में रख लें, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू के बजाय सिर्फ लेस देन होता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.234 होता, तो क्या फ़र्क आता? एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। मैं जैसे कहूँ कि भाई लेस देन 2, z लेस देन 2, अब लेस देन 2 से मतलब क्या है? हो सकता है z जो है वो 1.99 हो या 1.99999999 हो, कंटिन्यूस है ना, कोई ब्रेक तो है नहीं। तो मतलब या फिर 1 पॉइंट और बहुत सारे 9 लगा दें, 0.90999, मतलब आप 2 से छोटा नॉर्मल कंटिन्यूस नंबर्स में आप बता ही नहीं सकते कि छोटा नंबर क्या है।
तो आई डोंट फील डिफरेंस इन लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, राइट? तो ये क्योंकि कंटिन्यूस नंबर है इसलिए इसमें फ़र्क नहीं है। डन हो गया? किसमें कंटिन्यूस नहीं होता? लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में फ़र्क उस वक्त होगा जब बाइनोमियल का सवाल होगा और हम उसको नॉर्मल पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की जंग हो जाएगी, तो उसमें ये बात मैटर करेगी। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल इस्तेमाल करते हुए लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन में कोई फ़र्क नहीं। एम आई क्लियर? कोई सवाल है तो पूछो इसमें। समझ आ गया कि निकलेगा मामला सिर्फ एक, ये इसकी मदद से सारे आंसर्स देंगे। वेरी गुड। अब दैट इज ऑल फॉर द डे।